हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, DSSB TGT नेचुरल साइंस का सिलेबस है वो आउट हुआ है। उसके रिगार्डिंग आप मेरी वीडियो देख ही चुके होंगे, मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाल रखी है। अब बहुत से कैंडिडेट का ये डाउट है कि क्या हमें क्लास 11-12 के भी सिलेबस पढ़ना चाहिए। तो मैं भी खुद DSSB की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं अब की बार दिल्ली में टीचर के लिए अप्लाई करूँ। हरियाणा में तो ऑलरेडी हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि अभी दिल्ली में मैं टीचर के लिए अप्लाई करूँ। तो मैं भी मतलब प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं मेरे अकॉर्डिंग कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ, पूरे सिलेबस को देख के उसका एनालाइज करके, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये जो टॉपिक हमारा क्लास 10th में आता है, ठीक है। तो क्लास 10th का ये पूरा का पूरा एज इट इज़ जो टॉपिक है उससे उठाया है 10th NCERT से, ठीक है। अब हम पढ़ाते हैं तो हमें पता है कि पूरा 10th में ही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पावर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ये आपको क्लास 10th लेवल का ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है लाइट वाला टॉपिक, ये भी क्लास 10th का टॉपिक है। तो इसमें कन्वर्जेंस क्या होता है, लाइट का डाइवर्जेंस क्या होता है, जो कॉनकेव मिरर है उससे कौन सी इमेज फॉर्म होती है, लेंस से कौन सी इमेज फॉर्म होती है, मिरर फॉर्मूला, ठीक है, लेंस फॉर्मूला, ठीक है, स्पेरिकल मिरर्स और लेंस की जो एप्लीकेशंस हैं, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, डिस्पर्जन क्या होता है, स्टार्स की ट्विंकलिंग्स क्या होती हैं। तो पूरा एज इट इज़ ये हमारे 10th में ये टॉपिक्स हैं मेंशन किए हैं, ठीक है। तो मैं जब DSSB का प्रीवियस ईयर देख रही थी, हालांकि जैसे मैं पढ़ती हूँ तो मैं प्रीवियस ईयर भी प्रैक्टिस करती हूँ, तो उसमें लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी जो न्यूमेरिकल है। तो आपको क्लास 10th में जो NCERT में जो न्यूमेरिकल्स है आप उनको बिल्कुल अच्छे से कवर अप कर ले, ठीक है। आप कोई भी एक प्रैक्टिस सेट मंगा लीजिए प्रीवियस ईयर का, तो आप उसको खुद से डिटेक्ट कीजिए, खुद देखिए वहाँ पे लेंस फार्मूला और ये जो मिरर फार्मूला है, इससे बहुत से क्वेश्चन हैं वो बने हैं। उस प्रीवियस ईयर में लाइट में क्लास 11th या 12th का एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद इसके बहुत ही कम रेयर चांस है। तो पहले आप अपना जो 9th 10th है उसका सिलेबस तो टिप्स पे कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आता है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी हमारा किससे हैं, 10th की बुक में है। विंड एनर्जी क्या होती है, टाइडल एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल क्या होती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको वहीं से पढ़ना है। उसके बाद मोशन, जब हम पढ़ते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो क्लास 9th की NCERT की बुक्स के टॉपिक्स हैं ये, कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एलिमेंट्री आइडिया, ठीक है। फोर्स एंड मोशन में न्यूटन की सेकंड लॉ, या जितनी भी न्यूटन्स की लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ठीक है, एक्शन और रिएक्शन वाली लॉ। इनर्शिया क्या होता है भाई, इनर्शिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, यानी इनर्शिया और मास का रिलेशन, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सीलरेशन, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज, जो न्यूटन की थर्ड लॉ आती है। तो ये हमारा क्लास 9th में एज इट इज़ ये टॉपिक्स हैं। तो आपको यहाँ पर क्लास 9th की जो NCERT बुक है आपको बिल्कुल अच्छे से करना है, लाइन बाय लाइन, और उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप वो मतलब प्रैक्टिस कीजिए। जब आपका इतना हो जाता है तो आप ये कीजिए कि क्लास 11th में जो हमारा ये मोशन वाला चैप्टर होता है, तो उसके सिर्फ जो न्यूमेरिकल्स हैं, ग्राफ वाले न्यूमेरिकल्स हैं, आप उनको कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है ग्रेविटेशनल वर्क, एनर्जी एंड पावर। अब ये भी हमारा क्लास 9th की बुक में है, हालांकि ये चैप्टर कल ही मैंने मतलब पढ़ा है। तो एज इट इज़ ये जो टॉपिक्स हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सबसे लास्ट का टॉपिक है, जिसमें हम कमर्शियल यूनिट देखते हैं, 1 kW इज इक्वल टू दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये जो टॉपिक क्लास 9th की बुक है, तो आप उसको पहले अच्छे से कवर कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आता है हमारा फ्लोटेशन, ठीक है। फ्लोटेशन ये भी देखो 9th क्लास की बुक का है। थर्स्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, इसमें बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे जो कैमल होता है उसके जो पैर होते हैं उसका एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए डेजर्ट में वो ज़्यादा
प्रेशर नहीं लगा पाता, क्योंकि प्रेशर एरिया की इन्वर्सली रिलेट होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जब हम उसको पार्शियली या फुली वाटर के अंदर इमर्ज्ड करते हैं तो क्या होता है। बायंसी क्या होता है, मतलब जो वाटर के अंदर से जो किसी ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ फोर्स होता है वो बायंस फोर्स होता है। एलिमेंट्री तो क्लास 9th में अगर आप उसको ढंग से पढ़ते हो तो आपको सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद फिर साउंड वाला टॉपिक, ठीक है, नेचर ऑफ साउंड, ये भी क्लास 9th की बुक में है। ये है ग्रेविटेशन के बाद वाला टॉपिक है, आई थिंक 12th वो है चैप्टर। तो इसमें भी पूरा यूं का यूं 9th का है, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। फिर ये आती है अपनी केमिस्ट्री आती है, उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, ठीक है, गैस लिक्विड सॉलिड, ठीक है, क्लासिफिकेशन मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। अब आता है हेनरी लो, ठीक है। हेनरी लो जो है हमारा, ये क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। इसमें हेनरी लो, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं, ये सॉल्यूशन जो हमारा चैप्टर है ना, चैप्टर 5 क्लास 12th की बुक में केमिस्ट्री में, वहाँ का टॉपिक है, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको क्लास 9th और 10th में जो भी टॉपिक्स है जो 12th में हैं आपको सिर्फ वही पढ़ने हैं। आपको ये नहीं है कि पूरा आपने केमिस्ट्री पढ़ दी, पूरी आपने 11th 12th की फिजिक्स पढ़ दी और आपने मतलब अचीव कुछ भी नहीं किया, बस सिलेबस को कवर करने में लगे हुए। नहीं भाई, आप स्मार्ट स्टडी कीजिए। क्लास 9th और 10th में जो टॉपिक्स हैं, जो 11th 12th में भी है, आपको सिर्फ वो पढ़ना है। जैसे क्लास 9th में हमारा सॉल्यूशन टॉपिक आता है ना, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंसेस, तो कंसंट्रेशन, हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पढ़ते हैं। तो ये क्लास 11th में इसका जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट, वहाँ इसके न्यूमेरिकल बनते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। और सॉल्यूशन जो क्लास 12th की बुक है सॉल्यूशन में कि हेनरी लो क्या होती है, रूट्स लो क्या होती है, तो आपको ये पढ़ना है। और अब की बार तो इसने मेंशन किया है कि उसमें रूट्स लो नहीं आएगी, उसमें सिर्फ हेनरी लो की जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, यानी जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो गैस की सोल्यूबिलिटी हमारे मतलब हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज होती है, इसलिए हमें सांस चढ़ता है। तो मतलब मेरा कहने का पूरा ये है कि 9th 10th के जो टॉपिक आपको 11th 12th में दिखते हैं आपको वो पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे हम एसिड और बेस की बात करते हैं तो एसिड बेस का चैप्टर आता है, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर। तो एसिड बेस का केमिकल इक्विलिब्रियम में उसका कुछ पार्ट आता है, आयोनिक इक्विलिब्रियम में, जो पीएच स्केल वाले जो क्वेश्चंस है वो हर बार पूछे जाएंगे, और वो अब की बार भी पूछा जाता है, ये भी श्योर है, ठीक है। तो आपको मतलब इस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो जितने भी आपको यहाँ पे टॉपिक्स दिख रहे हैं, जैसे मैटर एंड उसकी स्टेट हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गए एलिमेंट्स के, केमिकल सब्सटेंसेस हो गए, ठीक है, फिर केमिकल रिएक्शन आ गया, मेटल नॉन मेटल, तो ये क्लास 10th की केमिस्ट्री के आ गए, कार्बन कंपाउंड आ गए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये टॉपिक करने हैं, और उसके बाद 9th 10th में आपने अच्छे से पढ़ लिया। आप 9th 10th की एनसीईआरटी को बिल्कुल लाइन बाय लाइन कर ले, उसके जितने भी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है आप वो अच्छे से कीजिए, उसके जितने भी एक्सरसाइज है वो कीजिए। उसके बाद जो टॉपिक 9th 10th में 11th 12th में भी आते हैं आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक को पढ़िए। पूरा 11th की फिजिक्स, पूरा 12th की फिजिक्स, या फिर पूरे 11th की केमिस्ट्री, 12th की केमिस्ट्री, ठीक है, या फिर पूरे क्लास 11th की बायो या 12th की बायो, ये आपको पढ़ने की नीड नहीं है। क्योंकि भाई आप अगर पूरा सिलेबस पढ़ने बैठोगे तो एक साल भी कम पड़ जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो थोड़ा स्मार्ट स्टडी पे वर्क कीजिए। जो टॉपिक 9th 10th में है सिर्फ वही 11th 12th तक पढ़िए, ठीक है। 9th 10th आप केमिस्ट्री फिजिक्स कर लीजिए, 11th 12th की आप बायो पढ़िए, क्योंकि भाई बायो तो कोरिलेट करती है और बायो ईजी है, समझ में भी आ जाती है। तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि क्या आपको क्लास 11th 12th के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, तीनों सब्जेक्ट के, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।